कि वो रोज नहाता है, अपनी कटिंग कराने चला गया। एक आदमी ऐसा भी दुकान पर कटिंग कराने जाता है जो 15 दिन नहीं नहाता। एक आदमी ऐसा भी जाता है जो 1 महीने नहीं नहाता, साबुन लगाता नहीं है कभी। उसके सर की तरफ वो मुंह करता है तो बदबू आती है, लेकिन उसका पैसा है, उसके बाल भी काटता है और उसको बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि व्यवस्था ईश्वर से जुड़ी हुई है। उस काम को वो अपना धर्म समझता है, धर्म समझ के करता है, करता है ना। महकर समाज का आदमी सीवेज वाटर में काम करता है, गंदी पानी में काम करता है। वो जहां से आप निकलोगे तो आपको अपने मुंह पे कपड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन उसको उसकी गंध नहीं आती। उसको वो काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि मुझे ये काम भगवान श्री कृष्ण से सौंपा है, इस काम को करना ही मेरा धर्म है और पीढ़ी दर पीढ़ी में करता ही रहूंगा। मेरे परिवार के लोग करते रहेंगे और इस काम को करने के माध्यम से ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी होना है। अगर मैं इससे हटूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। क्या सोचता है वो? अगर मैं इससे हटूंगा तो नरक में चला जाऊंगा। एक चमार है, अब तो चमड़ा पकाने का काम बंद हो गया, पहले आपके एरिया में भी पकता होगा, मुझे नहीं जानकारी। ग्वालियर में हमारे यहाँ पकता था। चमार जब चमड़ा पकाता है देसी पद्धति से, तो ऐसा मेरा मानना है कि 2 किलोमीटर तक उसकी गंध जाती है। 2 किलोमीटर कम से कम देसी पद्धति से जो पकता है। उस एरिया से जो भी लोग निकलते हैं वो कपड़ा मुंह पर रख के निकलते हैं, लेकिन उसके मार को गंध नहीं आती, क्योंकि वो उसमें रस और बस गया है। और उस काम को करते हुए वो क्या समझ रहा है कि तो मेरा धर्म है। गंदे से गंदा काम करने वाला आदमी इस व्यवस्था के अंतर्गत उसको गुनाह नहीं लगा। ये मानव कृत व्यवस्था है, ईश्वर कृत व्यवस्था नहीं है। यदि ये ईश्वर कृत व्यवस्था होती तो यहाँ भी तमाम नौकरी करने वाले लोग बैठे हैं, वो नौकरी में नहीं जा पाते। ये नौकरी में हम शिक्षा प्राप्त करके महापुरुषों की वजह से आए। ये व्यवस्था तो चाहती नहीं है कि हमारे लोग विद्या प्राप्त करें, और विद्या प्राप्त करके नौकरी में आए, शासन प्रशासन चलाएं। ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया, इसकी वजह से हम लोग गुलाम हैं, मानसिक गुलाम है हम लोग अभी भी ब्राह्मणों के। ठीक है ना? आ रहा है ना समझ में? ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया, इसका लाभ ले रहा है, मिल रहा है ना इसका लाभ। इस व्यवस्था को स्थापित करने में ब्राह्मण को 200 साल लगे। कितने साल लगे? ब्राह्मणों के बाप ने जो कानून बनाया, मनुस्मृति, सुमित भार्गव नाम के ब्राह्मण ने कौन सा कानून बनाया? मनुस्मृति। कौन सा कानून? मनुस्मृति। सुमित भार्गव नाम के ब्राह्मण ने लिखा है। उस ब्राह्मण का नाम है सुमित भार्गव। सुमित भार्गव, इसने लिखा मनुस्मृति कानून। इस मनुस्मृति को स्थापित करने में ब्राह्मण को 200 साल लगे। पहले 50 साल में शिक्षा पर रोक लगा दी, कानून के माध्यम से शिक्षा प्रतिबंधित कर दी। ठीक है? जो पढ़े लिखे लोग थे भारत के मूल निवासी, वो शिक्षित हो गए और नए बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, पूरा समाज अशिक्षित। ठीक? और अशिक्षित आदमी जानवर की तरह, शिक्षा खत्म कर दी। दूसरे 50 साल में उद्योग धंधे खत्म कर दिए। उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। तीसरे 50 साल में संपत्ति को छीन लिया, संपत्ति छीन ली। और चौथे 50 साल में
जो धर्म का डाटा है वो हमारे दिमाग में डालिए। धर्म का डाटा होगा 200 साल। पहले 50 साल में शिक्षा खत्म, दूसरे 50 साल में उद्योग धंधे खत्म, तीसरे 50 साल में संपत्ति को छीन लिया और चौथे 50 साल में धर्म का डाटा हमारे बुजुर्गों के दिमाग में डाल दिया, जो अभी तक डला हुआ है। ठीक, डला हुआ है। वो डाटा जो है हमको काम नहीं करने देगा। इसको अंग्रेजी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बोला है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना है कि अज्ञानता के कारण पहले 50 साल में हमारे बुजुर्गों को इग्नोरेंस, अंधकार में धकेल दिया। दूसरे 50 साल में उन्होंने उद्योग धंधे नष्ट किए तो हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ और वो उसको समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो गया। और तीसरे 50 साल में चिंतित करके उन्होंने संपत्ति को छीन लिया और संपत्ति को छीनने के बाद ब्राह्मणों ने एक उत्सव मनाया क्योंकि हमने हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम किया, इनकी संपत्ति को छीन कर। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब संपत्ति छीन गई तो समाज ब्राह्मणों से लड़ने के लायक बचा ही नहीं। इन स्टेट रेबलिंग अगेंस्ट द ब्राह्मण। फिर आगे क्या हुआ? जब संघर्ष करने के लायक बचा ही नहीं, विरोध करने के लायक बचा ही नहीं, तो भारत के मूल निवासी ब्राह्मणों के हमेशा हमेशा के लिए भक्त और समर्थक बन गए, डिवोटी और अपहोल्डर। इस समय हमारा पूरा का पूरा मूल निवासी समाज ब्राह्मणों का भक्त और समर्थक है। वो अपने जीवन में जो भी कुछ काम करता है वो ब्राह्मणों के लिए करता है। मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलामी के कारण विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, कर रहे हैं ना हम लोग उन्हीं के लिए काम। और हमारा समाज दरिद्र और दुर्बल होता चला जा रहा है, वो पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं। इस समय भारत के ब्राह्मण ने भारत को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक है इस समय देश। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हमारे महापुरुषों ने की। मानते हैं आप? लोकतंत्र की स्थापना में हमारे महापुरुषों ने काम किया ना। छत्रपति साहू महाराज ने, विश्वा मुंडा ने, महात्मा फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। संविधान लिख के बन के तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। कितने पिलर? 4। पहला पिलर है विधायिका। पहला लोकतंत्र का पिलर है विधायिका। इस समय भारत की लोकसभा पर ब्राह्मणों का कब्जा है पूर्ण रूप से। तीन % ब्राह्मण भारत की लोकसभा पर पूर्ण रूप से कब्जा। दूसरा पिलर है कार्यपालिका। प्रशासनिक क्षेत्र, कर्मचारियों वाला क्षेत्र, IAS IPS का, कलेक्टर और SP वाला एरिया। 70% IAS IPS ब्राह्मण है, संख्या 3% है। प्रशासन वो चलाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और हमारे जो अधिकारी प्रमोशन के, आरक्षण के माध्यम से वह पहुंचे हैं, वो उनके दबाव में रहते हैं। उनको नौकरी का डर लगा रहता है क्योंकि उनके पीछे कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। और ब्राह्मणों के जो अधिकारी हैं
वो पूर्ण रूप से काम करते हैं, खुल के काम करते हैं, अपने समाज की मदद करते हैं, समाज को लाभ पहुंचाते हैं प्रशासन के माध्यम से। ठीक है, लाइन ऑर्डर उनके पास है। न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं वो जज कोई भी विधिक परीक्षा पास करके नहीं पहुंचता वहां। सिविल जज बनने के लिए तो पास करना पड़ती है परीक्षा कानून की, लेकिन हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी परीक्षा की पास करने की जरूरत नहीं। जिन राजनीतिक पार्टियों की सत्ता है केंद्र में, राज्य में, वो राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ता वकीलों को सीधा हाईकोर्ट का जज बनाती हैं। क्या बनाते हैं? सीधा हाईकोर्ट का जज, कॉलेजियम पद्धति से। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं वहां सब ऐसे ही बन के बैठे हुए, और वहां वो जब निर्णय करेंगे तो वो निर्णय आपके हित में नहीं होगा, वो सारे निर्णय ब्राह्मणों के हित में होते हैं। न्यायपालिका उनके कब्जे में। 14 पिलर है लोकतंत्र का। मीडिया, प्रचार प्रसार वाले, मीडिया के क्षेत्र में जो प्रिंट मीडिया है, अखबार वाला, सारे अखबारों के मालिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है, उन सारे चैनलों के मालिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। फिर ट्रेडिशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया कौन सा है? जो साधु संत प्रवचन के माध्यम से हमारे दिमाग में हिंदुत्व का डाटा डालते हैं, वो मीडिया। वोकल मीडिया, सारा मीडिया उनके नियंत्रण में। उनको कौन सी खबर आपके पास भेजना है वो खबर आती है। मीडिया उनका है, उनके समाचार दिखाता है, उनके हित के समाचार दिखाता है, आपका कुछ नहीं दिखाएगा। अभी आपको मालूम है, 2 महिलाओं का मैं सुना रहा हूं कुछ दिन पहले का। एक मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई। 4 ठाकुर लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो मरी नहीं, मरी तो बाद में, पहले उसकी जी भी टूट गई, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। मीडिया ने 15 दिन दिखाएगी क्योंकि वो भारत के मूल निवासियों की बच्ची थी। फिर सामाजिक संगठन सक्रिय हुए तो गलत ढंग से दिखाया 15 दिन। उसी वक्त कंगना रनौत नाम की एक लड़की है, हिमाचल प्रदेश की, वो एक्टर है फिल्मी दुनिया में। उसका बॉम्बे में मकान है, उस मकान का छज्जा तोड़ दिया था बॉम्बे महानगर पालिका निगम। 5 दिन तक 24 घंटे कंगना रनौत के छज्जे टूटने की खबर मीडिया पर चलती है, क्योंकि वो उनकी लड़की है। ठीक है, आ गया आपकी समझ में? किसका है मीडिया? उनका मीडिया है। मीडिया पर उनका पूरा नियंत्रण है। तो पूरे देश को हाईजैक कर लिया है ब्राह्मणों ने इस समय। आपके पास कुछ नहीं है, हाईजैक। और ब्राह्मण जो है ऐसी योजनाएं बनाता है, वो जब अपना डिवोटी और अपहोल्डर बनाता है, जब ब्राह्मण अपना डिवोटी और अपहोल्डर किसी समाज को बनाता है और वो समाज उनका भक्त और समर्थक बन जाता है, तो वो ब्राह्मण जो है ऐसे ऐसे कानून बनाएगा आपके खिलाफ में, और वो कानून आपका नुकसान करने वाले हैं। फिर भी आप लोग ये समझोगे कि ये कहीं ना कहीं हमारा हित होगा इस कानून से, इसलिए महाराज ने बनवाया। आपको बुरा नहीं लगेगा।
धीरे धीरे काम करेगा उनका कानून, धीरे धीरे। आप समझ में नहीं पाएंगे, आप उनके भक्त भी बने रहेंगे, उन्हें वोट भी डालते रहेंगे, उनको सत्ता सौंपते रहेंगे और आपका नुकसान भी होता रहेगा। देखो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर आपका रेफरेंस दूंगा। अभी 2 रेफरेंस मैं मुस्लिम समाज के दे रहा हूँ, तो आपको उनकी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी और उनका ढेर पता लग जाएगा आपको ब्राह्मणों का। ये 2 दिन भैया बैठे हुए हैं मैनेजी में, कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। एक ही है कि 2-3 है? चलो 3 है। आप 3 को समझा रहा हूँ, आप 3 के लिए ही बोल रहा हूँ 2 मिनट, आपकी समझ में आ जाएगा। इस समय भारत का मुसलमान पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का भक्त और समर्थक है। इस समय 70 साल से उनको सत्ता सौंपा है, 70 साल से ब्राह्मणों को, और इतना नुकसान हो चुका है 70 साल में मुसलमानों का, वो मैं आपको 2-3 मिनट में ही बता रहा हूँ। आपकी समझ में आ जाएगा, उनका धैर्य भी समझ में आ जाएगा, और ये आज भी उनके वक्त से ये हटे नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गया? अंग्रेजों ने बना दिया बिना चुनाव। पूरे देश पे कब्जा कर लिया 4 दिन के अंदर ब्राह्मणों ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिए, सारे प्रांतों के राज्यपाल ब्राह्मण बना दिए। हो गया कब्जा? हो गया ना? 1948 में उसने बाबरी मस्जिद तोड़ने की योजना बनाई। आप लोग सुनना, योजना कब बनी? 1948 में। किसने बनाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस तो वोट करता है मुसलमान। योजना किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने। आपको पता है आपको तीनों को? नहीं है ना? नहीं है पता? किसी मुसलमान को पता नहीं लगने दिया, चुपचाप योजना बन गई। 22 दिसंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोरखपुर में हनुमान पोद्दार नाम के एक ब्राह्मण के घर से राम की मूर्ति मंगाई और फैजाबाद में के नायर कलेक्टर के बंगले पर रखवा दी। 22 तारीख को दिसंबर में 1948 को के नायर को समझा दिया कि तुमको सवेरे क्या बोलना है। के नायर उठा, अपने नौकरों से बोला आज मुझे बाबरी मस्जिद में रामचंद्र जी प्रकट हुए, ऐसा सपना हुआ। ये खबर पूरे फैजाबाद में हवा की तरह फैली, भीड़ इकट्ठी हो गई। के नायर के घर में से मूर्ति ली और बाबरी मस्जिद में रखी। मुसलमान नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन लगाया कि साहब जी आपके शासन में क्या हो रहा है, इसको रोकिए। अरे बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ तो सांप्रदायिक दंगा होने वाला है साहब, ये मूर्ति रख दी इन्होंने जबरदस्ती मस्जिद में। तो बोले क्या हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बोले साहब आप प्रधानमंत्री कुछ कह रही है कि ठीक है मैं करता हूँ। उसने किया क्या? बाबरी मस्जिद में ताला डलवा दिया। अब इसमें मुसलमान नमाज नहीं पढ़े। ठीक है? योजना कब बनी? 1948। मस्जिद कब टूटी? 1992 में, 44 साल बाद। रिजल्ट कब आया? 44 साल बाद। अंजाम बीजेपी ने दिया तोड़ने का, योजना कांग्रेस ने बनाई। नाम बता रहा हूं आपको, हनुमान पोद्दार नाम के व्यक्ति के घर से राम की मूर्ति आई गोरखपुर से 22 दिसंबर 1948। मुसलमान को पता ही नहीं लगने दिया उन्होंने, धीरे धीरे मस्जिद तोड़ने की योजना बना के काम किए और 1942 में 92 में तोड़। ठीक है? दूसरी योजना बता रहा हूं। 1947 में मुसलमान 100 में से 33 नौकरी में थे। 1991 के आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नौकरियों में से हटाने की योजना बनाई 1948 में। लोकसभा में प्रस्ताव डाल के बनाई सर कि मुस्लिम समाज के लोग शासकीय नौकरियों में पहले से ही बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको नौकरियों में लेना बंद कर दिया जाए। किसी मुस्लिम लीडर को पता नहीं, योजना बन गई, लोग रिटायर होते गए, नयों की भर्ती बंद हो गई। 1990 के आते आते 1% रह गए। जो समाज प्रशासन से हट जाता है वो समाज नर्क में चला जाता है। ठीक है? और उनके भक्त भी हो, समर्थक भी हो ना?
लोग समर्थक भी बने रहने चाहिए, भक्ति भी बने रहने चाहिए, उनका नुकसान भी हो जाता है। ऐसी योजना बना, अभी आपके खिलाफ नहीं, अभी हमारे खिलाफ भी बनेगा। SC ST OBC के खिलाफ भी योजना बना ली है ब्राह्मण। ठीक है, 20 साल में पता लगेगा आपको, अभी नहीं लगेगा पता। योजना चालू हो गई, 4 क्षेत्रों में काम चालू हो गया। देखो पहला क्षेत्र बता रहा हूं आपको, जो नई शिक्षा नीति बनाई है ब्राह्मणों ने, उसमें कक्षा 10 तक बिना पढ़े पास करने का प्रावधान है। बिना पढ़े पास होंगे बच्चे, ऐसे बच्चे जो जा रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। 95% सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। 5% ऐसे लोग हैं हम लोगों में, SC ST OBC में, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम तो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो भाई है 95% वो तो नहीं पढ़ा पाएंगे। और उनके बच्चे जब कक्षा 10 तक बिना पढ़े पास होंगे और कक्षा 11 की परीक्षा देंगे तो सीधा फेल होंगे। और एक बार बच्चा फेल हुआ, दोबारा स्कूल की तरफ मुंह नहीं करेगा। 15 साल में 95% SC ST OBC मुस्लिम गरीबों के घर में पढ़ा लिखा बच्चा आपको नजर नहीं आएगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। इस समय हमारी भी एक पार्टी है लोकसभा में, बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम मूल्यवासियों की पार्टी कह सकते हैं, वो भी उनका समर्थन कर रही है लोकसभा। इस नीति के तहत सारे बच्चे अशिक्षित, पूरा समाज अशिक्षित हो जाएगा, जो पहले था। पहली योजना। दूसरी योजना हमारा नागरिकता खत्म करने का CAA कानून बना के रख लिया। 11 जनवरी 2020 में गजट में नोटिफिकेशन हो चुका है। लोकसभा में कानून बन गया, राज्यसभा में बन गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। अभी जनगणना के साथ में काम चालू होने वाला है NPR का। NPR होगा, 22 कॉलम की जानकारी आपको देना है। उसमें 2 कॉलम बहुत खतरनाक है, आपके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र और 70 साल की जमीन का रिकॉर्ड। यदि 2 चीजें आपके पास है तो आप बच जाओगे, नहीं है तो आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। और जिसकी नागरिकता खत्म होगी उसको वोट डालने का अधिकार खत्म, उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी, उसके मकान को टेक ओवर कर लिया जाएगा और उसको देश में अपराधी घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। आसाम में हो चुका, 19,48,000 लोगों की नागरिकता आसाम में खत्म हुई है। उसमें से 5 लाख मुसलमान हैं, 14,48,000 SC ST OBC के लोग, वो भारत के मूल निवासी हैं। अभी अप्रैल से चालू हो जाएगा NPR। 2 हो गए कानून। तीसरा कानून, अभी किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। किसान का जो एरिया है, इस समय जो किसान है, महंगा बीज, महंगा खाद, महंगा कीटनाशक, कठिन परिश्रम करके खेती करता है, उत्पादन करता है। अब वो उत्पादन MSP कानून के तहत समर्थन मूल्य सरकार का होगा, सरकार उसको खरीदेगी नहीं, कुछ समय बाद वो व्यापारी सीधा आपसे खरीदेगा और व्यापारी समर्थन मूल्य में आपसे नहीं खरीदेगा, सस्ते में खरीदेगा। और जब आप सस्ते में बेचेंगे महंगा उत्पादन करके तो कितने साल चलोगे? 10 साल में किसान भारत का अभी तो 5,20,000 मरा है कर्ज के कारण। 10 साल में भारत का किसान अपने बच्चों को चड्डी खरीद के नहीं पहना पाएगा, इसलिए वो किसान लड़ रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया कानून, एक सेज कानून है किसानों के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से एग्रीमेंट करके आएंगी, आपका एरिया पसंद आ गया, आपकी एरिया की पूरी जमीन खरीदेंगी, वो खेती करेंगी, आपको मुआवजा देके पता दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी बन चुका है। ये 3 कानूनों के तहत किसान गरीब हो जाएगा। चौथा कानून, प्राइवेटीकरण कांग्रेस ने चालू किया है। अभी हमको आरक्षण से नौकरी मिलती है, अभी हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। 90% प्राइवेटीकरण कर चुका नरेंद्र मोदी।
कांग्रेस ने चालू किया, नरेंद्र मोदी अंतिम अंजाम दे रहा है। प्राइवेटीकरण में आरक्षण नहीं है, 90% हो गया, 10% बचा है। इनकी नौकरी लगने की संभावना खत्म हो चुकी है। 20 साल में जो आज नौकरी में वो रिटायर हो जाएंगे और ये बच्चे जब नहीं आ पाएंगे तो आपको इक्का दुक्का कर्मचारी दिखेगा जैसे मुसलमानों का दिखता है। ऐसा ही है ना, आप जब सरकारी ऑफिसों में मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं आपको दिखता है आपका कर्मचारी, ऐसा हमारे साथ भी होने वाला है। हम SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की समस्या एक जैसी है और हम सब लोग लड़ रहे हैं अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे। हमको मिलके लड़ना पड़ेगा, मिलके संगठित होना पड़ेगा, जातिगत भेदभाव को भूलकर हमें लड़ना पड़ेगा ब्राह्मण से, तब हम सुरक्षित हैं। अभी हम लड़ने के लायक हैं, अभी हम लड़ सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो हम लड़ने के लायक भी नहीं बचेंगे और इन छोटे बच्चों का भविष्य हमारे सामने खराब दिखेगा। उसके दर्शक हम होंगे और ये बच्चे हमको लताड़ रहे होंगे कि आप लोग लड़े नहीं, इसलिए मेरी नौकरी नहीं लगी पाती। जब ये आंदोलन चल रहा था तब आप घर में बैठे थे, कहेंगे ना, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। 3% ब्राह्मण से लड़ने के लिए जिन्होंने देश को हाईजैक कर लिया है, इस समय भारत में मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। मेश्राम साहब के नेतृत्व में बामसेब नाम का संगठन है जो भारत के 565 जिलों में पहुंच चुका, 31 राज्यों में, 22,000 ब्लॉकों में, 22 से तहसील में और 20,000 ब्लॉकों में हम लोग पहुंच चुके हैं। जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में। आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग बच सकते हैं और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। पूरा देश हाईजैक हो चुका है, हमारा लोकतंत्र जो है ब्राह्मण तंत्र में कन्वर्ट हो चुका है इस समय। अगर हम बचना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमको बामसेब के नेतृत्व में संगठित होना पड़ेगा, मेश्राम साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना पड़ेगी, अपने छोटे पूरे मतभेद भूल के भाईचारे का निर्माण करना पड़ेगा, लोभ का त्याग करना पड़ेगा। लोभ, क्योंकि इस समय हर जाति में, हर धर्म के लोगों में ब्राह्मण ने अपने एजेंट खड़े कर रखे, अपने डिवोटी और अपहोल्डर खड़े कर रखे। ब्राह्मण अब आपके सामने नहीं आएगा, आपका एजेंट आएगा, आपके समाज का आदमी आएगा, वो आपका वोट उनको डलवाएगा।